हमने देखा था उसको इवेलुएट करने के लिए, फीटल हार्ट रेट को इवेलुएट करने के लिए कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही फीटल की कार्डियक एक्टिविटी। और फिर हम क्या देख रहे थे, एएफआई हमने देखा था जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है, उसमें पॉलीहाइड्रोमिनोज ओलिगोहाइड्रोमिनोज 25 के 0.25 क्या वैल्यू थी उसकी नॉर्मल। फिर उसके अलावा उसके 4 पाउचेस होते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। फिर मैंने आपको सीआरएल का बताया था, फीमेल लेंथ का बताया था, मल्टीपल जेस्टेशन क्या होती है, ग्रेविडा पैरा अबॉर्शन क्या होता है, ट्राइमेस्टर्स के बारे में हमने बात की थी, लेबर एबनॉर्मल लेबर प्री टर्म लेबर की बात की थी। शाबाश, मेरे साथ साथ थोड़ा सा रिवाइज करते जाओ ताकि तुम लोगों को गलती से थोड़ी बहुत ऑब्स याद हो जाए। प्री टर्म पोस्ट टर्म हमने पढ़ा था, फिर एबनॉर्मल लेबर पढ़ा था, मेनूअर्स पढ़े थे हमने। मेनूअर्स में क्या क्या पढ़ा था, मेनूअर्स के अंदर क्या था हमारे पास के कौन कौन से मेनूअर्स किए जा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास हम क्या पढ़े थे, ग्रेविडा पैरा पढ़ा था, प्री टर्म पढ़ी थी, पोस्ट टर्म पढ़ी थी, एबनॉर्मल लेबर पढ़ा था। फिर हमने ये देखा कि बर्थ बेबी की सेकंड स्टेज ऑफ लेबर भी होती है। फर्स्ट स्टेज में फुल सर्वाइकल डायलेटेशन होती है, 10 सेंटीमीटर तक उसकी फुल सर्वाइकल डायलेटेशन होती है। उसमें भी 2 फेजेस होते हैं, एक्टिव और पैसिव। फिर एक में लेटेंट और एक्टिव फेज होता है जिसमें मदर को कहते हैं अर्ज टू पुश, और उसमें फिर आपके मैकेनिज्म होता है। मुझे जल्दी से मैकेनिज्म तो बताओ लेबर का। एंगेजमेंट होती है, डिसेंट होता है, इंटरनल रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, फिर उसके अलावा एक्सटेंशन होती है, फिर रेस्टिट्यूशन होती है, फिर डिलीवरी ऑफ द बेबी और डिलीवरी ऑफ द शोल्डर्स, और फिर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा नॉर्मल फिजियोलॉजी कितनी देर में होती है, 30 to 1 hours, ठीक है। अगर बिफोर टर्म 40 to 42 वीक्स से पहले अगर बेबी डिलीवर हो रहा है, उसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, वो क्या होगा, प्री टर्म होगा, राइट। और फॉल्स यूट्राइन या लेबर पेन्स को क्या कहते हैं, ब्रैक्सटन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस या लेबर पेन्स, ठीक है। और इसके अलावा क्या था, एबनॉर्मल लेबर। एबनॉर्मल लेबर के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, सर्विक्स से स्टार्ट करते हैं, उसकी कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, और उसके अलावा वेजाइना के अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है, पीआईडी हो सकती है, वेजिनोसिस हो सकता है, कैंडिडियासिस हो सकता है, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। और उसके अलावा क्या हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। और उसके अलावा क्या हो रहा था, अल्कोहल एरिया, स्मोकिंग, उसके अलावा रुबेला सिंड्रोम हो सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, फिर हम मेनूवर्स की यहाँ पे बात कर रहे थे, तो मेनूवर्स में कौन कौन से मेनूवर्स हमने पढ़े थे। एक तो हमने ईसीवी पढ़ा था, ठीक है। और कौन सा मेनूवर हमने पढ़ा था, शोल्डर्स के लिए एक मेनूवर था, लो ऑफसेट एक मेनूवर था, फिर एक एम से भी मेनूवर था, मुझे बताएं, शाबाश। पिंडर्स, बिल्कुल पिनार्ड्स मेनूवर था, लॉफसेट मेनूवर था, एक हमारा मेनूवर रह गया। और कौन सा मेनूवर था, ईसीवी था, लॉफसेट था, बिल्कुल एमसीवी, ठीक है। एमसीवी की मुझे फुल फॉर्म तो बताओ, मॉरिसली के आगे क्या बनता है, शाबाश, ठीक है। और कोई चीज रिवाइज करने वाली रह गई है, चले जी, ठीक हो गया। आज का हमारा क्या लेक्चर है जी, पोस्ट पार्टम ब्लीडिंग, ठीक है, या पोस्ट पार्टम हेमरेज। मैंने आप लोगों को प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटल एब्रप्शन के साथ भी थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, लेकिन आज इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या होता है प्लेसेंटल। हमारे पास सबसे पहले पोस्ट का क्या मतलब है, आफ्टर पार्टम का क्या मतलब, प्रेगनेंसी या बर्थ, ठीक हो गया। पोस्ट का मतलब आफ्टर, ठीक है। और पार्टम का क्या मतलब, प्रेगनेंसी, ठीक है। और हेमरेज का क्या मतलब होगा, ब्लीडिंग, ठीक हो गया। तो पोस्ट पार्टम हेमरेज का क्या मतलब होगा, ब्लीडिंग, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग आफ्टर
बर्थ। इतनी बात समझ आ गई है? आप डेफिनेशन लिख लोगे? अच्छा, अब उसके बाद आगे डेफिनेशंस में क्या आता है कि कितनी वैल्यू होगी लॉस की, ठीक है? 500 ml टू 1000 ml विद इन 24 आवर्स, ठीक है? तो वो हमारे पास क्या होगा, पोस्ट पार्टम हेमरेज। कितना इसका ब्लड लॉस है एक्सपेक्टेड? 500 टू 1000 ml, ठीक है? अब इसकी आपके पास आगे टाइप्स भी होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और मैसिव। मैंने आपको बताई भी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और मैसिव। प्राइमरी कौन सी होगी? जो इमीडिएट होगा विद इन फर्स्ट 24 आवर्स, ठीक है? और सेकेंडरी में क्या होगा, 24 आवर्स से लेकर 6 वीक ऑफ क्या कहते हैं उसको, डिलीवरी तक जो जाएगा वो क्या होगा, सेकेंडरी। और मैसिव ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेज में क्या होगा, 2.5 लीटर तक जो है ना उसका ब्लड लॉस होगा, ब्लीडिंग होगी। और इसके अंदर एटलीस्ट हमें 5 पिंट्स ऑफ ब्लड अरेंज करने पड़ेंगे, या कोई कोएगुलोपैथी हो सकती है, उससे ठीक करना है। तो हमारे पास कितनी क्लासिफिकेशंस हो गई हैं? एक हो गई है प्राइमरी, एक हो गई है सेकेंडरी, और एक हो गई है मैसिव, ठीक है? सिर्फ कोमल को मेरी समझ आ रही है, बाकी सब सोए हुए हो, किसी को नहीं समझ आ रही? क्या बात है? अनाउंस करवा दिया जाए कि रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलेगा? लड़का तो कोई आज मीटिंग में है ही नहीं है। माजिद आप कहाँ पर हो? चलो जी ठीक है, अच्छी बात है, खुशी हो रही है, कोई एक लड़का तो है। समझ आ रही है माजिद को भी पोस्टमार्टम हेमरेज की? अच्छा, ठीक हो गया। अब ये क्यों होता है, इसकी क्या क्या वजह हो सकती है, ये क्यों होगा? तो ये डायग्राम आप देखें, आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि यहाँ पे क्या होती है, वेजाइनल आर्टरीज होती हैं। इस वेजाइनल और यूट्राइन आर्टरीज किसकी ब्रांचेस हैं? इंटरनल लाइनिंग की ब्रांचेस आगे आ रही हैं। उसके बाद फिर ये ओवेरियन आर्टरीज, यहाँ पे फुलेपियन आर्टरी है, ये ओवरीज हैं, ठीक है? फिर ये आपका यूट्रस है, ये सारा, ठीक है? ये वेजाइना है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि ये सारी आर्टरीज हैं, राइट? अब बेसिकली ब्लीडिंग कहाँ से होनी होती है? ब्लीडिंग पॉइंट या ब्लीडर कहाँ से होना होता है? कोई भी वेसल रप्चर कर जाए, ठीक है? या डिलीवरी के बाद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस वापस सही ना हो, ठीक है? यूट्रस वापस रिलैक्स ना करे, कॉन्ट्रैक्ट ना करे, या कोई वेजाइनल आर्टरी रप्चर कर जाए, या कोई यूट्राइन आर्टरी रप्चर कर जाए, या ओवेरियन आर्टरी रप्चर कर जाए, या फिर कोई थ्रोम्बोसिस हो जाए, एम्बोलिज्म हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई कोएगुलोपैथी है जिसके अंदर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती, या इसके अलावा और भी कोई बात सोच सकते हो जो मैंने अभी तक नहीं बताई? प्लेसेंटा के बारे में मैंने कुछ बताया था, एक प्लेसेंटल जिसमें अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो रही थी, प्लेसेंटल एब्रप्शन और प्लेसेंटा प्रीविया, इन दोनों वजूहात में भी पोस्टमार्टम हेमरेज होने के चांसेस हैं। तो थोड़ी सी बात समझ आई है कि ये जो पोस्टमार्टम हेमरेज है ये क्यों होता है? अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास ये देखो, अगर प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हो गया है वॉल ऑफ द यूट्रस से, यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, ये देखो वेजाइना की कोई आर्टरीज में मसला आ गया है, सर्विक्स के अंदर, या वैक्यूम या फोर्सेप डिलीवरी में या सी सेक्शन में कोई टीयर हो गई है, वेसल रप्चर हो गई है, या प्लेसेंटा के अंदर से ब्लड वेसल्स लीक हो गई हैं या रप्चर हो गई हैं, ठीक है? तो ये सारे हमारे पास क्या होंगे, कॉजेज होंगे, क्या किसके? पोस्टपार्टम हेमरेज के। थोड़ा सा ओवरव्यू मिले कि पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होगा। ये देखो, ये भी वही चीजें जो हमने पढ़ ली हैं, पोस्ट का मतलब आफ्टर, हेमरेज का मतलब सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस। प्राइमरी और सेकेंडरी भी हमने पढ़ लिया और साथ हमने एक मैसिव भी पढ़ लिया, ठीक है? अब इसने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इसके आगे क्या क्या जो है ना वो ब्लड लॉस की वजह से हो सकता है। ब्लड लॉस की वजह से सबसे पहले तो ये सोचो कि क्या अगर आपके सामने कोई पेशेंट है और उसका ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको ऐसे ही देखते रहोगे? क्या करोगे?
सबसे पहले रश करोगे, टीम को बुलाओगे, कॉल फॉर हेल्प करोगे, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन ट्रेन्ड स्टाफ को अरेंज करोगे, ट्रेन्ड डॉक्टर्स को अपने सीनियर्स को बुलाकर लाओगे, ब्लड अरेंज करवाओगे अटेंडेंट से। और क्या करोगे, जो ब्लीडर है उसे स्टॉप करोगे, उसको पकड़ के रखोगे या जिस तरह भी उसे कॉस्पीस रख के स्टॉप करोगे। अब इससे क्या-क्या हो सकता है? मदर का हार्ट रेट डिक्रीज़ कर सकता है, शॉक में जा सकती है, सेप्टिसिमिया में जा सकती है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर सकता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर सकती है, हाइपोवोलीमिया में जा सकती है, हेमाटोक्रिट जो है वो 10% डिक्रीज़ हो सकता है। 1000 ml आफ्टर सी सेक्शन के बाद भी ये ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। 500 ml आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है, वेजाइनल डिलीवरी के बाद अगर 500 और सी सेक्शन के पास, तो ये भी हमारे पास किसमें आएगा? सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस में। इसके अलावा अगर कोई वेजाइनल, कोई यूट्राइन या कोई सर्विक्स की आर्टरी रप्चर हुई थी, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है? कंटीन्यूअस इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है? तो ये सारी की सारी क्या हो सकती है? पोस्टपार्टम हेमरेज के कॉन्सिक्वेंसेस, आउटकम्स या फिर साइड इफेक्ट्स। ठीक है? इतनी बात समझ आ गई है? अच्छा, ये देखो, ये देखो किस तरह से पोस्टपार्टम हेमरेज होता है किसी भी वजह से। अब ये किस वजह से हुआ हुआ है? ये कौन-सी वजह से हुआ हुआ है? ये प्लेसेंटा की वजह से। अब उसमें आगे प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है या फिर प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है, इन दोनों में से किसी की वजह से। ठीक हो गया? हमारे पास क्या होगा? पोस्टपार्टम हेमरेज। या प्लेसेंटा यूट्रस से अलग हो गया है या फिर प्लेसेंटा इंटरनल लॉस, एक्सटर्नल लॉस के ऊपर आ गया था। उसकी वजह से क्या हुआ, वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और डिलीवरी के बाद अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो गई, ग्रेटर देन 500 टू 1000 ml हो गई, डिपेंडिंग अपॉन अगर 1000 ml से ज़्यादा है, तो वो सेकेंडरी में आएगी, राइट? और अगर 1000 ml तक है, तो किसमें आएगी? प्राइमरी में। और अगर 2.5 लीटर से ज़्यादा हो जाती है, तो किसमें आएगी? मेरा ख़्याल कहता है वो आएगी आपके मैसिव हेमरेज में। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपने क्या करना है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए या उसको देखने के लिए? ये देखो, ये वही साइन्स हैं जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं कि ब्लीडिंग वेजाइना से होगी जो स्टॉप नहीं करेगी या स्लो नहीं होगी, तो क्या-क्या हो सकता है? प्रेशर ड्रॉप कर सकता है, साइन्स ऑफ शॉक आ सकते हैं, ब्लरी विजन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोवोलीमिया हो सकता है और क्या-क्या हो सकता है? फेंट होगी बंदी, एनीमिक होगी, स्लीपी होगी, ड्राउज़ी होगी, नॉज़ियाटिक हो सकती है, उसकी स्किन पेल हो जाएगी एनीमिया की वजह से, पेन और स्वेलिंग होगी अराउंड द वेजाइना और पेरिनियम। ठीक है? पेरिनियम बेसिकली क्या होता है, भाई ने आपको अपने लेक्चर में बताया भी था, पेरिनियल टियर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है? अब रिस्क फैक्टर्स क्या-क्या हो सकते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज के? क्या-क्या चीज़ें वजह बन सकती हैं पोस्टपार्टम हेमरेज की? तो सबसे पहले क्या हो सकता है? एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है? यानी प्रेगनेंसी से में डिलीवरी से पहले भी एंटीपार्टम हेमरेज या ब्लीडिंग हो चुकी है। ऑगमेंटेड लेबर जिसमें आर्टिफिशियल कॉन्ट्रैक्शंस दी जाती हैं, ऑक्सीटोसिन का यूज़ किया जाता है, इंडक्शन ऑफ लेबर, सेल्फ इंडक्शन कराई जाती है लेबर की अगर टर्म से ऊपर हो जाए या ट्विन प्रेगनेंसीज़ वगैरह हो। कोरियोअम्नियोनाइटिस के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं किसके? पोस्टपार्टम हेमरेज के। फिर फीटल अगर मैक्रोसोमिया है, ठीक हो गया। ये सारे हमारे पास क्या-क्या होंगे? कॉजेज़ या रिस्क फैक्टर्स। और क्या-क्या हो सकते हैं? अगर मैटरनल एनीमिक थी, ऑलरेडी पहले एनीमिया था, ओबेसिटी हो सकती है, मल्टी फीटल जेस्टेशन हो सकती है, प्री एक्रेम्प्लिया हो सकती है, प्राइमी पैरिटी हो सकती है और प्रोलॉन्ग्ड लेबर, ठीक है? और इसके अलावा क्या-क्या हो सकता है? प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है और रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन हो सकते हैं, उसकी वजह से भी पोस्टपार्टम हेमरेज होगा। जेनिटल ट्रैक कोई ट्रॉमा, कोई रप्चर जिस तरह मैंने आपको बताया वेजाइना का, सर्विक्स का, यूटेरस का, वो हो सकता है।
कोएगुलेशन, कोई डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और मल्टीपल हिस्ट्री है उसकी प्रीवियस सी सेक्शंस की। क्या ये सब फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स में आ सकती हैं चीज़ें? एक भी तुम लोगों ने नहीं बताई, क्या बात है? अच्छी समझ नहीं आ रही? हाँ जी। प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है, रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन हो सकते हैं, जेनिटल ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकती हैं, फिर क्या हो सकता है, कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और मल्टीपल सी सेक्शंस हो सकते हैं। ये आपके पास क्या-क्या हैं सारे रिस्क फैक्टर्स, ठीक है? अच्छा, अब वो जो उस दिन हमने गलती से उसमें ऐड कर लिया था ना उसमें पीपीआरओएम में, शायद कल की बात है, तो वो यहाँ पर हमने पढ़ने थे टोन, ट्रॉमा, ठीक है? कितने थे टीज़? 4 टीज़, ठीक है? वहाँ पे 3 लिखे हुए थे। टोन, टिश्यू, ट्रॉमा और चौथा क्या है हमारे पास? थ्रोम्बिन, ठीक है? तो आपने एक-एक करके मुझे बताना है कि टोन में क्या आएगा? यूट्राइन एटोनी क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ द यूटेरस टू कॉन्ट्रैक्ट। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती हैं, जब यूट्रस जो है वो उसका साइज़ बड़ा होता है, सर्विक्स की डायलेटेशन होती है, बेबी बाहर आने लगता है, उसके बाद वो वापस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, रिलैक्स ही रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग कंटिन्यूअस होती रहती है, स्टॉप नहीं होती। वो किसी भी वजह से हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, कोई रिटेन्ड प्लेसेंटा है उसकी वजह से हो सकती है, ठीक है? कोई इन्फेक्शन उसको चल रहा था एक्सिस्टिंग उसकी वजह से हो सकती है, ठीक है? उसकी वजह से क्या होगा? यूट्राइन एटोनी। इंजरी में क्या होगा? कोई बर्थ कैनाल की इंजरी, वेजाइना की, यूट्रस की, सर्विक्स की या पेरिनियम की, उसकी वजह से क्या होगा? वेजाइनल ब्लीडिंग कंटिन्यूअस होती रहेगी। अब मुझे ये टोन के अंदर यहीं पर बताएं, इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे? आर्टिफिशियली उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाने की कोशिश करेंगे। किस तरह से? कौन-सी चीज़ देंगे कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए? ऑक्सीटोसिन देंगे उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए। और क्या कर सकते हैं? सर्जिकल प्रोसीजर्स यूज़ कर सकते हैं और अगर ट्रॉमा है उसे उसे करेक्ट करेंगे, सर्जिकली स्टॉप करेंगे परसिस्टेंट ब्लीडिंग के अंदर। अगर कोई जेनिटल ट्रॉमा है, उसे रिपेयर करेंगे, राइट? इतनी बात समझ आ गई है? मैनेजमेंट भी हम साथ-साथ ही कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टिश्यू। टिश्यू के अंदर क्या होता है कि रिटेंशन ऑफ द टिश्यू फ्रॉम द प्लेसेंटा, जिसके अंदर हमने ऊपर प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटल एब्रप्शन, प्लेसेंटा एक्रीटा ये सारा किया, जिसके अंदर प्लेसेंटा यूट्रस से या तो लैदा हो गया या इंटरनल ऑस पे आ गया और उसकी वजह से क्या हुआ? कंटिन्यूअस वेजाइनल ब्लीडिंग हुई। ये हमारे पास क्या होगा? टिश्यू रप्चर। ठीक है? इसे करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? फॉरेन सी सेक्शन करेंगे और क्या कर सकते हैं? कॉल फॉर सीनियल हेल्प, फीटल कार्डियक एक्टिविटी देखेंगे। फिर उसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन सर्जिकल ऑप्शंस यूज करेंगे। ठीक है? आखिर में हमारे पास क्या आता है? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जिसके अंदर क्या होता है? डीआईसी का भी आप लोगों को मैंने अबॉर्शंस में एक बार बताया था, जो कि कॉम्प्लिकेशन है। तो डीआईसी अगर हो या उसको कोई कोएगुलोपैथीज हैं पहले ही, तो उसके अंदर क्या होगा कि उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। उसके अंदर हमने क्या करनी है? उसको करेक्ट करना है कोएगुलोपैथी को। किस लिए करेक्ट करने हैं? कि आगे डीआईसीज के चांसेस ना हो, डेथ सडन ना हो जाए, एयर एम्बोलिज्म ना हो जाए या उसके अलावा थ्रोम्बोसिस ना हो जाए। ठीक है? इतनी बात समझ आ गई है? और हमने 50% ट्रीटमेंट भी कर लिया। ठीक है? ये देखो, ये यूट्राइन एटोनी है, ये देखो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो फिर हम इसमें क्या करते हैं? हम उसको कॉन्ट्रैक्शंस के लिए ऑक्सीटोसिन देते हैं, उसको मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए। ठीक है? ये देखो एटोनी में क्या होता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रही, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या कहते हैं? कंप्रेस नहीं होंगी। ठीक है? जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लीडिंग होती रहेगी। ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट पिक्चर में देखो किस तरह से जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शंस करवा रहे हैं ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीटोसिन देकर, या फिर आप उसके अलावा
क्या कहते हैं उसको, ये देखो ये ब्लड वेसल्स इस तरह से थी पहले ओपन अनकॉन्ट्रैक्टेड और कॉन्ट्रैक्शन के बाद इस तरह, यहाँ तो उसको ऑक्सीटोसिन दोगे। और फिजिकली भी अगर सी सेक्शन वगैरह किया हुआ ब्लीडिंग वगैरह के लिए तो हम हाथ से भी, जिस तरह मैंने कहा था, ब्लीडर को पकड़ना है, उसको टेम्परेली स्टॉप करना है, सीनियर हेल्प कॉल करनी है, ब्लड अरेंज करना है, ट्रेन स्टाफ को अरेंज करना है, ये सारी चीजें समझ आ गई है इस बात की भी। चलें जी, बॉयज में जो 2 लड़के हमारे साथ मौजूद है उन्हें भी समझ आ गई है। अच्छा, अब हमारे पास है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे? एक आपने मुझे ऑलरेडी बता दिया है कि आप उसको ऑक्सीटोसिन देंगे, और उसके अलावा क्या दे सकते हैं, एर्गेट अल्कलॉइड्स दे सकते हैं जो यूट्रोटोनिक एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं, जिससे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, ब्लड वेसल्स कंप्रेस कर जाएंगी, और उससे क्या होगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे सकते हैं जो कि क्या करती हैं, ब्लीडिंग को स्टॉप करती है। मैंने लेबर पेन्स का आपको बहुत अच्छा मैकेनिज्म बताया था प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, उसके इन्वर्स होगा। तो उसमें क्या होगा, यूट्रोटोनिक एजेंट्स के तौर पे वो काम करेंगे, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, ब्लड वेसल्स कंप्रेस करेंगी, और क्या होगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। फिर सेकेंड लाइन थेरेपी में हमारे पास क्या आएगा, सर्जिकल इंटरवेंशन, जिसमें हमारे पास आर्टरी लाइगेशन आती है। और उसके अलावा कौन सी आर्टरी लाइगेशन करोगे, इलियक आर्टरी लाइगेशन आएगी, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन आप कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, यूट्राइन बलून इंसर्ट कर सकते हो उसके अंदर, फिर उसको स्टॉप करने के लिए, क्या कहते हैं, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। फिर हिस्टेरेक्टमी कर सकते हो, होम्योस्टैटिक ड्रग्स, ट्रांसएमिक एसिड दोगे जिसे ट्रांजामीन कहा जाता है, टेम्परेरीली ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए। अगर ये सारे मेजर्स फेल हो जाते हैं, ये सारे मेजर्स अटेम्प्ट नहीं होते, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, मैसिव हेमरेज हो ही जा रहा है, तो आपने फटाफट क्या करना है, रश करना है, 5 पिंट्स ऑफ ब्लड अरेंज करवाने हैं, 2 ब्लड्स इकट्ठे उसको रश करवाने हैं। और साथ आपने क्या करना है, कौन सा एंड सर्जिकल प्रोसीजर है जो इसका फाइनल हल होता है, वो क्या है, जल्दी से मुझे बता दो। फिर बता दिया तो छुट्टी मिल जाएगी। शाबाश, कोमल ने सिर्फ 4 वर्ड्स बताए हैं, कोमल कंप्लीट करो। शाबाश शाबाश, हिस्टेरेक्टमी, ठीक है। चले जी, शाबाश, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बता दिया, वेरी गुड। इसका मतलब आप लोगों को समझ आ गया। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। इसके अलावा अब हमारा एक टॉपिक और रह गया, वो है प्यूपरल सेप्सिस। होपफुली इंशाल्लाह ताला वो कल करवा देंगे। आपका लास्ट लेक्चर होगा ऑप्स का। फिर उसके बाद आपकी बारी आई है। बिल्कुल फ्लूइड्स तो देंगे, फ्लूइड्स तो फर्स्ट चीज है ना। वो आपकी ब्रेडिकार्डिया आईवी लाइन मेंटेन करेंगे। जो इमरजेंसी प्रोटोकॉल है वो तो 100% आपने देना है। उसमें आपने आईवी लाइन, 2 वाइड बोर कैन्यूलास लगाने हैं, फ्लूइड्स लगाने हैं। जब तक आपका ब्लड नहीं अरेंज होता आपने फ्लूइड्स ही लगाने होते हैं, ठीक है। वो आपकी बेसिक एटीएलएस में होता है। इंशाल्लाह ताला आज अनाउंस कर देते हैं, ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए।